नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुल 11,127 पदों पर रेलवे के द्वारा एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। 11,127 पद वर्तमान समय में कम नहीं माने जाएंगे और ये जो विज्ञापन है ये असिस्टेंट लोको पायलट का है, ठीक है। और इस पर आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है उसमें 3 स्टेज होंगे। सबसे पहले तो आपकी CBT 1 परीक्षा करवाई जाएगी, इसके बाद CBT 2 की परीक्षा होगी और इसके बाद फिर आपका एक कंप्यूटर पर आधारित टेस्ट होगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, 15 मई से चलेंगे 14 जून तक। और अभी एग्ज़ाम के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि परीक्षा आपकी अगस्त सितंबर में करवाई जा सकती है। दोस्तों, इसी के साथ इस बार जो सिलेबस है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। CBT 1 की परीक्षा जो कि मात्र एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, तो इसमें पहले GS भी पूछे जाते थे, GS और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होते थे, लेकिन अब इन दोनों को कम्प्लीटली पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब जो परीक्षा होगी CBT 1 की, उसमें केवल 3 ही पार्ट रहेंगे। इसमें गणित, मानसिक क्षमता और सामान्य विज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आयोग का ये मानना है कि जो ALP ये पद होता है ये एक टेक्निकल पद होता है, इसमें सामान्य ज्ञान का कोई भी रोल नहीं होता है। जो एस्पिरेंट इसमें सेलेक्ट हों वो टेक्निकल हों और वो रेलवे के बारे में अच्छे तरीके से समझें। और इसलिए ज़रूरी ये है कि जो मुख्य परीक्षा होनी है, यानी कि लेवल 2 की जो परीक्षा होनी है नेक्स्ट लेवल की, तो स्टेज 2 में केवल वही अभ्यर्थी पहुँचें जो कि अपनी विधा में प्रवीण है। लाइक एज उनका मैथ अच्छा हो, मानसिक क्षमता अच्छी हो, सामान्य विज्ञान के प्रश्नों पर उनकी पकड़ हो। तो अब बस इसीलिए यहाँ पर GS और जो जनरल अवेयरनेस है दोनों को हटा दिया गया है, कम्प्लीटली पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो अब एक नया बदलाव इसमें किया गया है। दोस्तों, आपको पता ही है कि प्रारंभिक परीक्षा केवल एक छँटनी परीक्षा होती है। इसके बाद दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में 2 भाग होंगे। भाग अ के अंक मुख्य मेरिट लिस्ट का आधार बनेंगे, जबकि भाग ब में अभ्यर्थी के तकनीकी ट्रेड से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा तृतीय चरण कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा और जुलाई अगस्त में परीक्षा संभावित है। उम्मीदवारों को 60 मिनट में कुल 75 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपके काटे भी जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो एज लिमिट है बता दूँ तो 18 से 30 साल के बीच में रखी गई है। और कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, तो दोस्तों ये एक ALP की पोस्ट है, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है, तो एक तकनीकी पोस्ट है। मतलब ये कि जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे या तो वो संबंधित विषय में, संबंधित ट्रेड में ITI पास हो या फिर उन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ हो, तो ही वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जानकारी और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में लगभग कुल मिला के 37 पेज हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, चलते हैं अगली खबर पे। तो जो ये अगली खबर निकल के सामने आ रही वो ये है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नए पदों को सृजित किया जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जुलाई के महीने से 29 नए राजकीय डिग्री कॉलेज ऑपरेशनल हो रहे हैं, शुरू किए जा रहे हैं। तो इसमें जो स्टाफ और टीचर चाहिए उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी, तैयारी भी स्टार्ट कर दी गई है। फिलहाल दोस्तों 29 और राजकीय महाविद्यालय ये स्टार्ट होने जा रहे हैं जुलाई से। इसमें से 20 तो पहले से ही ऑपरेशनल हैं, लेकिन अब इनको राजकीय महाविद्यालय के तौर पर चलाया जाएगा। बाकी 9 और महाविद्यालय खोले जाएंगे। आपको याद होगा पिछले साल मैंने आपको बताया था कि 69 राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात कही गई है, 69, जिसमें से 46 का संचालन ही पिछले साल शुरू हो चुका था। बाकी जो पद हैं और बाकी के जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय, उनको इस साल से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल तो जुलाई के महीने से ही 29 राजकीय महाविद्यालय जो हैं ये शुरू होने जा रहे हैं। अब रही बात दोस्तों ये कि ये जो महाविद्यालय हैं ये जब खुल रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जो यहाँ पर जैसे क्लर्क होते हैं, बाकी का जो स्टाफ होता है, उनकी भर्ती अब यहाँ पर हो पाएगी। यानी कि आने वाले समय में आपको भी इसका फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और परिणाम के 1.25 साल बाद 2 स्टाफ नर्स का चयन निरस्त। मतलब ये जो रिजल्ट आया था प्रोविजनल था और बाद में फुलफिलमेंट न होने के कारण, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो जमा न होने के कारण इनके जो कैंडिडेचर थे रद्द कर दिए गए हैं। और अब एक पद तो उसमें भर दिया गया है। जैसे ही सीट खाली हुई तो उसके नीचे की जो मेरिट थी
उनको ले लिया गया, लेकिन एक सीट इसमें खाली जा रही है। खैर ये बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही आज आपके रोज़गार से संबंधित है। नीट यूजी की अब नई तारीख आ चुकी है। आपको पता ही है कि नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था और बहुत अफसोस की बात दोस्तों ये होती है कि जब भी किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो आयोग पहले तो मना करता है कि भैया पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर उससे संबंधित जो अधिकारी आते हैं सामने ना, वो ऊट पटांग जो तरीके से अपनी बात को रखते हैं। बहुत ही मतलब चिंताजनक स्थिति है और यहाँ पर अभ्यर्थियों को स्वयं ही सामने आना पड़ता है। आपने देखा होगा कि आरओ में क्या हुआ था। आरओ में भी आयोग ने मना कर दिया था, बाद में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, सबूत सौंपे, तब जाके जो है बाकी प्रक्रिया शुरू हुई, पेपर रद्द हुआ, पुनः परीक्षा करवाई गई। अब यही हालत नीट यूजी की भी है। यहाँ पर भी अभ्यर्थी ही सामने आए हैं, उसके बाद आयोग ने माना है, सिस्टम ने माना है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। मतलब एक तरीके से ये एक अच्छी बात तो नहीं मानी जाएगी और आयोग के लिए भी, उसकी प्रतिष्ठा पर भी ये सवाल उठाता है। फिलहाल नई डेट आ चुकी है 21 जून। 21 जून को प्रवेश पत्र अब 14 जून से मिलेंगे और परीक्षा आपकी 21 जून करवाई जाएगी। एक बात और भी कि अब जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे 21 जून को, उनके लिए वेबसाइट ओपन कर दी गई है और वो अपना परीक्षा केंद्र इसमें चुन सकते हैं। अभ्यर्थियों को मनपसंद परीक्षा चुनने के लिए आवेदन विंडो ओपन कर दी गई है। मतलब उनकी परीक्षा कब होगी, किस प्रकार से होगी। अब यहाँ पर जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी भी काफ़ी देर से ली है। एनटीए की ओर से परीक्षा की नई तारीख के ऐलान के करीब 2 घंटे बाद प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पेपर लीक होने को स्वीकार किया। साथ ही ऐलान किया कि गड़बड़ियों के मद्देनज़र सुधार के तहत अगले साल जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी। चलो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको पहले सामने आना चाहिए ना। इतनी देर से आप सामने क्यों आते हैं? ये भी तो एक मतलब लगता है कि आप बचना चाहते हैं जिम्मेदारियों से। बचना नहीं चाहिए। और आपको ये भी पता है कि पूरी दुनिया में प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, लेकिन अगर आप चीन चले जाइए, जापान चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, तो वहाँ पर पेपर लीक नहीं होता। नकलची कहाँ नहीं होते? नकलची तो हर जगह होते हैं, नकल करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन पेपर लीक तो नहीं हो सकता। इस प्रकार का सिस्टम वहाँ पर, इतना तगड़ा सिस्टम वहाँ पर डेवलप किया गया है। और बिहार में अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो बिहार में आपके लिए शानदार अवसर है। बिहार में कुल 37,978 पदों पर जल्द नई बहाली की तैयारी की जा रही है और 10,469 पद ये प्रमोशन से भरे जाएंगे। वर्तमान कार्यरत जो एएसआई हैं उनको दरोगा में प्रोन्नत किया जाएगा और इसके बाद जो सीटें हैं 37,978, इन सीटों को भरा जाएगा। तो दोस्तों 27,510 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर बहाली होगी। इसमें 22,010 पद सिपाही के हैं और 5500 पद चालक के हैं। पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा के 20,937 पद हैं। राज्य सरकार ने इसमें आधे से अधिक पद प्रोन्नति से भरे जाने का निर्णय लिया है। मतलब ये कि तैयारियां की जा रही हैं, हर लेवल के यहाँ पर सीटें होंगी और यहाँ पर अब जो आबादी बढ़ रही है उसी के अनुपात में पदों का सृजन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जून जुलाई में भी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे शिक्षक। तो दोस्तों शिक्षक कर्मचारी जो होते हैं इनके जिम्मे तो बहुत काम आ जाता है। अब गर्मी की छुट्टियां भी इनको नहीं मिलेंगी क्योंकि कुछ परीक्षाएं हैं, लेखपाल, पुलिस भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता, बीएड वगैरह, यूपी टेट वगैरह। तो इन और साथ ही साथ जनगणना का भी बहुत ही काम शुरू होने वाला है। तो इस बार जून जुलाई में शिक्षकों को तो छुट्टी नहीं मिलने वाली है। थोक महंगाई ने घेरा सरकार की योजना पर फानी। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी तो 3 रुपये, केवल मात्र 3 रुपये वृद्धि हुई है। लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि चलो 3 रुपये तो अफोर्ड कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी जो गणित है वो ये बता रही है कि महंगाई कई गुना बढ़ने वाली है। वजह क्या है कि जो थोक मूल्य सूचकांक होता है ये लगभग 3.5 साल 42 महीने के उच्च स्तर पर है, 8.3% पर है। इसका मतलब है खुदरा महंगाई, मतलब आपकी जेब पर लगभग 5.5% से ज़्यादा का यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है। इसका मतलब ये होगा कि जो डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई है 3-3 रुपये की, ये बढ़ोतरी 20 से 25 रुपये की जानी थी, लेकिन सरकार ने थोड़ा कम किया है। मतलब कुल मिला के केवल 3-3 रुपये ही बढ़ाए हैं। लेकिन आप यहाँ पर इसको आप बिल्कुल कुशल मंगल नहीं मान सकते हैं। 3 रुपये लीटर की बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 26 रुपये और डीजल पर करीब 20 रुपये का नुकसान है। मतलब टोटल लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं पर इंडियन ऑयल के शेयर भी बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। तो मतलब ये है कि आने वाले समय में अब आपके सामने मैं एक सवाल रखता हूँ कि ये जो घाटा कंपनियों को हो रहा है क्या वो सहती रहेंगी? जी नहीं, धीरे धीरे अंततः वो आपकी और हमारी जेब से ही निकालेंगी, यानी कि महंगाई बढ़नी तय है।
और अनुदेशक प्लम्बर और वायरमैन का चयन परिणाम जारी कर दिया गया है यूपी SSSC के द्वारा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल भी अब बढ़ेगा। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न होने के कारण अब प्रशासक बैठाए जाने का ही रास्ता बचा है। 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ऐसे में जो प्रधान हैं अब वही प्रशासक बनकर अपना काम करेंगे। विभाग की ओर से शासन को ऐसा प्रस्ताव भेजा जा रहा है। दूसरे राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर इसे करने की मांग उठाई जा रही है। दूसरी ओर बिना वित्तीय अधिकार प्रशासक समिति के हाथ बागडोर देने की तैयारी है। मतलब वित्तीय अधिकार इनके पास नहीं होंगे, पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो चीज़ें होंगी वो प्रशासक समिति के पास रहेंगी, प्रधानों के पास रहेंगी। ग्राम प्रधानों के बाद 11 जुलाई को जिला पंचायतों और 19 जुलाई को क्षेत्र पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अब प्रशासक समिति के माध्यम से चुने हुए इन प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। तो ये थी पूरी आज की अपडेट। और कल मैंने आप लोगों को GIS और GDC के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास उपलब्ध करवाई थी एंशिएंट हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, अगर आपने ये क्लास अभी तक नहीं देखी है एंशिएंट हिस्ट्री की, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मस्ट वॉच है, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप GIS GDC स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी या फिर UP PCS RO की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि GS एक दिन का काम नहीं होता है, GS आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।